हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अगर आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से SSGD MTS को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, ठीक। तो आज हम लोग इसमें जैसे हर प्रैक्टिस सेट के भांति 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि GK GS कराने वाले हैं, और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स, जिससे कि आप लोग का सारी चीज़ें का रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखें, तब आप लोग को पता चलेगा कि इस वीडियो में कितनी खास बात है, ठीक, और कितनी सारी चीज़ों का आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो पहले पूरी वीडियो देखें और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में किस राज्य ने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को सबसे लंबे समय तक बनाए रखा? तो जो महाजनपद काल था, जिसमें कि 16 महाजनपद हुए थे, तो उसमें जो कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसमें कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था था और वो लंबे समय तक था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है कोसल, ऑप्शन बी सी है वज्जी संघ, और ऑप्शन डी है अवंती। तो कौन सा महाजनपद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वज्जी, ठीक। तो आप लोग खुद से भी आंसर करने का कोशिश करिएगा, ठीक, अपने खुद से आंसर करना है। तो आइए हम लोग महाजनपद काल से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महाजनपद काल की महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। और इसकी काल की बात करें तो 600 से लेकर 345 ईसा पूर्व महाजनपद काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। 600 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक, ठीक, 600 से 345 ईसा पूर्व 16 महाजनपद। और इसकी जो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, ठीक। 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। और सबसे सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था, ठीक। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था और इसकी राजधानी राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। वही बात करें तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो वो अस्मक था, ठीक, अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद था। और गणतंत्र व्यवस्था बज्जी, जो कि वैशाली और, हाँ, एक मल में भी था। बज्जी और मल में दोनों महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और इसमें सिक्के, सबसे पुराने सिक्के को आहत सिक्के कहे गए, ठीक। महाजनपद काल के पुराने सिक्के को आहत सिक्के कहे गए, ठीक। और चांदी के भी सिक्के थे। और यहाँ पर टैक्स टैक्स जो लिया जाता था, फसल का 1/6, जितना भी फसल होता था उसका 1/6 भाग टैक्स लिया जाता था। और महाजनपद काल के जो महाजनपदों के प्रमुख राजा की बात करें तो बिंबिसार, जो महाजनपद में मगध साम्राज्य का ये संस्थापक है। साम्राज्य का, सॉरी, मगध का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। कौशल का प्रेषमजीत, कौशल का जो प्रमुख राजा है प्रेषमजीत है। और वत्स का उदयन है, वत्स उदयन। और अवंती का है प्रद्योत। ये मगध, सॉरी, महाजनपदों से संबंधित प्रमुख राजा हैं, ठीक। मगध से बिंबिसार, कौशल, प्रसेनजीत, वत्स, उदयन और प्रद्योत, अवंती। अब हम लोग देख लेते हैं महाजनपदों की राजधानी, जो कि पूछ लेता है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मगध, इसका राजगिरी पहले था, बाद में पाटलिपुत्र बनवाया गया। अंग का चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर या पावा, मल का कुशीनगर या पावा। उसके बाद है चेदी का शक्तिमती, सुक्तिमती, चेदी का सुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, क्रू इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र या कंपिल्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोधन जो भी हो, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे उनकी राजधानी, इससे प्रश्न बनते हैं, आप लोग ये महाजनपद और उनकी राजधानी को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल है, बाबर ने भारत में तोप खाने की सफलता का श्रेय किसे दिया? जो बाबर का तोप खाना है, उसकी निर्माण का जो सफलता का श्रेय है किसके देता है? ऑप्शन ए है खुद को, ऑप्शन बी है उस्ताद अली कुली को, ऑप्शन सी है हुमायूं को, और ऑप्शन डी है तैमूर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अली कुली को देता है, ठीक। तो खाने का सफलता का श्रेय उस्ताद कुली खां को देता है। तो आइए बाबर से संबंधित सारी चीज़ें को हम लोग देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो कि 1526 में करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर ये मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है। और इसकी प्रमुख युद्ध की बात करें तो पानीपत, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लड़ा, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खनवा का युद्ध, ये खनवा का युद्ध किया था, जिसमें कि राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा को हराया था और इसी में इसको गाजी की उपाधि मिली थी, गाजी की उपाधि। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध करता है और इसमें मेदिनी राय को हराता है। 1528 में चंदेरी के युद्ध में मदनी राय को हराता है। और 1529 में घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। 1529 में अफगानों को हराया था घाघरा के युद्ध में बाबर। तो ये बाबर के लड़े गए युद्ध है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और इसकी आत्मकथा जो था तुजु के बाबरी था, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता था। तुजु के बाबरी बाबर का आत्मकथा था और यह तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में। और इसका मकबरा जो है पहले आगरा में था। ठीक, आगरा के आरामबाग में था, फिर काबुल में इसका मकबरा बनवाया गया। पहले आगरा में था, फिर इसके मकबरा को काबुल में लाया गया। इसकी उपाधि उदारता के लिए इसको कलंदर कहा गया। उदारता के लिए इसको क्या कहा गया, तो कलंदर का उपाधि इसको दिया गया। तो ये सभी बाबर से संबंधित तो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो कि आप लोग का रिविजन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे गहरा कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का असफलता का सबसे गहरा कारण क्या था? तो नेतृत्व में कमी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सीमित क्षेत्र। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। और ऑप्शन डी है ब्रिटिश सेना। तो 1857 के विद्रोह का असफलता का सबसे गहरा कारण क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव। ठीक, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, जिस कारण 1857 असफल रहा, विद्रोह जो था असफल रहा। तो आइए हम 1857 से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो यह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। 1857 का जो क्रांति है 10 मई 1857 से पहले मेरठ से शुरू होता है। ठीक, और इसका तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो चर्बी वाले कारतूस, जो कि सेना में चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया गया, जिसका कि विरोध किया मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से। ठीक, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने विरोध किया था। और ये 10 मई 1857 को शुरू हो जाता है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल था कैनिंग था। ठीक, गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। ठीक, कैनिंग। और प्रतीक पूछेगा तो 1857 का प्रतीक क्या है विरोध क्रांति का? तो कमल और रोटी। ठीक, कमल और रोटी हो जाएगा। और इसके प्रमुख नेता की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर और वक्त खान। दिल्ली से बहादुर खां जफर ने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व की। और इसके विरोधी जो कि विरोध को दबाने के लिए झांसी में कौन था? तो जनरल हुरोज था। ये भी पूछ लेता है कि झांसी में कौन सा ये विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज था झांसी में? तो ये जनरल हुरोज हो जाएगा। कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब ने, कानपुर से नेतृत्व किया नाना साहब। और तट्या तोपे कानपुर से, जिसे तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। और बिहार से कुंवर सिंह। ठीक, बिहार से कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से किए थे। ठीक, उसके बाद है इसका परिणाम की बात करें तो कंपनी का राज खत्म हुआ। ठीक, कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, उसका खत्म हुआ और शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक, अब ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था 1857 के बाद। और गवर्नर जनरल अब वायसराय हो गया था। ठीक, गवर्नर जनरल का पद का बदलाव किया गया और उसे वायसराय बनाया गया। और पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। पहला वायसराय कैनिंग था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग हो जाएगा। 4 नंबर सवाल पे आते हैं। तो मराठा शक्ति के विस्तार का सबसे प्रभावी हथियार क्या था? मराठा शक्ति के विस्तार का सबसे प्रभावी हथियार क्या था? ऑप्शन ए है नौसेना। ऑप्शन बी है गुरिल्ला युद्ध। ऑप्शन सी है किले। और ऑप्शन डी है विदेशी सहायता। तो मराठा शक्ति के विस्तार का जो प्रभावी हथियार क्या माना जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरिल्ला युद्ध। तो आइए हम लोग मराठा शक्ति से संबंधित सारी चीज़ों को देखते हैं। तो भारत में गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं
कौन? तो मराठा। उन्होंने मुगलों के विशाल सेना को हराने के लिए सह्याद्री पहाड़ियों का बखूबी उपयोग किया था। ठीक, ये सह्याद्री पहाड़ियों से इन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा था और मुगलों की विशाल सेना को हराया था। ठीक, मुगलों की विशाल सेना को। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो शिवाजी शिवाजी महाराज। ठीक, मराठा संस्थापक की बात करें तो शिवाजी महाराज। और इन्होंने राज्याभिषेक कब किया था? तो 1674 में रायगढ़ के किला में। ठीक, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में रायगढ़ के किला में। और इनके मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान, ठीक, जो कि 8 मंत्रियों का मंडल था, जिन्हें कि अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मुख्य था पेशवा, जो कि पीएम होते थे। सबसे ऊपर जो होता था पीएम, जैसे कि अभी हम लोग का तत्काल भारत में होता है सबसे ऊपर कौन? तो पीएम, यानी कि उसको पेशवा कहा जाता था, पेशवा। अमात्य, ये वित्त मंत्री होते थे। अमात्य वित्त मंत्री और सुमंत विदेश मंत्री। ठीक, सुमंत विदेश मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। और क्या? कर। कर दो प्रकार का था, एक चौथ और सर देशमुखी। इस टाइम पे कर दो प्रकार के लिए जाते थे, एक चौथ और एक सर देशमुखी। तो चौथ में 1/4 भाग लिया जाता था और स्वरदेशी में 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक, सर देशमुखी में 1/10 भाग। और पूर्वंदर की संधि एक पूछ लेता है, जो कि 1665 में हुआ था शिवाजी और जय सिंह के बीच। पूर्वंदर की संधि किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम ये एक लड़ाकू पेशवा थे। ठीक, लड़ाकू पेशवा और मराठा साम्राज्य का इन्होंने काफ़ी विस्तार किया था। मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था बाजीराव प्रथम। और बालाजी बाजीराव, इनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। बालाजी बाजीराव इनके समय में क्या हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और अहमद शाह अब्दाली को से हार गए थे ये। ठीक, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच कौन युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और इसमें बालाजी बाजीराव की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर सवाल है, रूसी क्रांति 1917 के बाद किस शासन प्रणाली की स्थापना हुई? ठीक, रूसी क्रांति के बाद 1917 के बाद किस शासन प्रणाली की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है पूंजीवाद और ऑप्शन डी है फांसीवाद। तो ये किस शासन प्रणाली का स्थापना हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समाजवाद। ठीक, रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ? रूस में समाजवाद शासन प्रणाली का स्थापना हुआ। ठीक, तो आइए रूसी क्रांति से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो रूसी क्रांति के नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन था। और यह बोल्शेविक पार्टी से था, ये बोल्शेविक पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के जो शासक था, जो कि जिसे राजा कहा जाता था, पहले यहाँ पर राजतंत्र था, उसी के विरोध में क्या लाया गया था? तो रूसी क्रांति। ठीक, उसके बाद रूसी क्रांति सफल होने के बाद क्या आता है? तो समाजवादी व्यवस्था प्रणाली आता है। तो उस टाइम कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, जो कि रोमानोव वंश का था। रोमानोव वंश, जार निकोलस का वंश पूछे तो रोमानोव वंश हो जाएगा। और इसका विचार कौन दिया था? रूसी क्रांति था कार्ल मार्क्स, सॉरी, साम्यवाद, जो साम्यवाद शासन प्रणाली है, इसका जो विचार कौन दिया था? तो कार्ल मार्क्स दिया था। ठीक, कार्ल मार्क्स। और नारा क्या था? इस क्रांति का नारा जो था, शांति भूमि और रोटी, शांति भूमि और रोटी, शांति भूमि और रोटी। और इसी के दौरान 1905 को एक घटना हुआ था, जिसे कि खूनी रविवार की घटना कहा गया है। खूनी रविवार कब हुआ था? तो 1905 में, खूनी रविवार 1905 में। और फरवरी 1917 को जार का शासन खत्म होता है, यानी कि जार निकोलस जो था, इसका फरवरी 1917 में इसका शासन खत्म होता है। और अक्टूबर 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन था, उसके द्वारा सत्ता पर कब्जा होता था, जिसे कि अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति। और 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1922। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में। ठीक, और लेनिन की सत्ता पर कब्जा कब हुआ था? तो अक्टूबर 1917 में। और जार का शासन कब खत्म हुआ था? तो फरवरी 1917। ठीक, तो ये रूसी क्रांति से संबंधित सारी चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो बोल रहा है कि आपातकाल, जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है कि मौलिक अधिकार को समाप्त किया जाता है। तो इसमें भी एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको कि समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो है सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं खत्म होता है। ठीक, आपातकाल के दौरान भी इस चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित सारी चीज़ें को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ये भाग 3 में इसको रखा गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसमें कुल 6, वर्तमान में इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको विधि का अधिकार बनाया गया। ठीक, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो 7वां मौलिक अधिकार था। अब हम लोग देखेंगे जो 6 प्रकार की मौलिक अधिकार है, जैसे कि समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है और इसमें विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, छुआछूत का अंत की बात कही गई जो कि 17 में, और उपाधियों का अंत 18 में है। ठीक, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। ठीक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में, अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में, और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में, आर्टिकल 23 और 24 में है, जिसमें कि मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 में है, मानव तस्करी पर रोक अनुच्छेद 23 में, और बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 में है, बाल श्रम पर रोक अनुच्छेद 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या कहा गया है, तो किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है संपत्ति और शिक्षा का अधिकार। संपत्ति और शिक्षा का अधिकार ये 5वां है, आर्टिकल 29-30। आर्टिकल 29-30 में इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में कही गई। अल्पसंख्यक यानी कि जिसकी जनसंख्या कम है, जिस भी संप्रदाय का जनसंख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो उसके हितों के संरक्षण के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अगर आप लोग आपका मौलिक अधिकार का हनन कोई करता है, ठीक, तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 के तहत आप इसको कहाँ पर, तो सर्वोच्च न्यायालय में इसका अपील कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक, इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था और इसके तहत एससी 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक, 5 प्रकार का रिट जारी करता है इसके तहत। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। ठीक, तो कौन सा न्याय है? ऑप्शन ए है और 3 इसमें न्याय दिया हुआ है, 1 नहीं है। ठीक, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई, इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ठीक, प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो चलिए अब हम लोग प्रस्तावना से संबंधित सारी चीज़ें को देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि शक्ति जनता में ही निहित है। ठीक, जो भारत की शक्ति है कहाँ पर निहित है, तो जनता में निहित है। यह संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य की बात करता है। जो भारत है ये संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। ठीक, इसमें 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद इसमें समानता, समानता दो समानता की बात कही गई, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा सबको समान प्रतिष्ठा दिया जाएगा और अवसर भी सबको सम्मान मिलेगा।
और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन करके इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन-कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। पूछता है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा। और एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। और प्रस्तावना को यूएसए से लिया गया, ठीक। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। और इस संविधान की आत्मा कौन कहा था? तो ठाकुर भार्गवदास। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कहा था? तो ठाकुर भार्गवदास ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 153, ऑप्शन बी है 154, ऑप्शन सी है 155 और ऑप्शन डी है 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 155, ठीक। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। तो आइए हम लोग राज्यपाल के से संबंधित सारी चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 153, इसमें प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये क्या कौन कहता है? तो अनुच्छेद 154। और अनुच्छेद 155 क्या कहता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा कराई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 155 के तहत। आर्टिकल 156, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत समानता 5 वर्ष, ठीक। ये जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, यानी कि इनकी समानता जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनका कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यता की बात की गई है, जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और ये भारत के नागरिक होने चाहिए। अनुच्छेद 159 में क्या कहता है? शपथ। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ की बात कही है, जो कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, ठीक। राज्यपाल की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति, ठीक। मृत्युदंड की छोड़कर मृत्युदंड की सजा की माप सिर्फ राष्ट्रपति करा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर बाकी क्षमादान की शक्ति जो है राज्यपाल को भी है। 163 में क्या है? तो राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगा, जैसे कि अनुच्छेद 74 के तहत कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्रिमंडल होगा। वैसे ही 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगा। तो राज्य का मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता हेतु रहता है, जो कि अनुच्छेद 163 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्यपाल। ये राज्य की महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल जिन्हें कहा जाता है। और अटॉर्नी जनरल होते हैं जो देश के महाधिवक्ता होते हैं, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में क्या है? तो विधेयक पर अनुमति, कोई भी विधेयक पर अनुमति राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ठीक। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई विधेयक पास नहीं होगा, ठीक। और अनुच्छेद 213 क्या कहता है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 213 में। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, ठीक। राज्यपाल के अध्यादेश जारी कर राज्यपाल के 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं और राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है आल्प्स, ऑप्शन ए है आल्प्स, ऑप्शन बी है रॉकी, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है हिमालय। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग हिमालय नहीं मारिएगा, ठीक। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगा हिमालय, लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ठीक। एंडीज, एंडीज सबसे लंबी, इसका इंड नहीं है, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जिसका इंड नहीं है तो इंड नहीं तो लंबा होगा, तो इस वजह से हो जाएगा सब विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आइए
अब हम लोग विश्व के पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि लगभग 700 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 7,000 किलोमीटर तक। और विश्व की सबसे ऊंची हिमालय हो जाएगा, सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन कौन है? तो अरावली, इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अरावली को यूराल जो कि रूस में है, एप्लेशियन जो कि अमेरिका में है। तो अवशिष्ट पर्वत कौन कौन है? तो अरावली, यूराल, एपेलेशियन, ये सभी अवशिष्ट पर्वत है। वलित पर्वत, वलित पर्वत कौन कौन है? तो हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्प्स। देखिए पूछ लेता है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को जो अलग करता है पर्वत, उसको क्या नाम है? तो यूराल पर्वत उसे कहा जाता है, यूराल पर्वत। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण देखें तो सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, ये ब्लॉक पर्वत है। और सियरा नेवादा यूएसए में, ये भी ब्लॉक पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये भी ब्लॉक पर्वत है। ठीक। हिमालय, अब हिमालय देखेंगे उसकी स्थिति और इसकी ऊंची चोटी। ठीक। हिमालय कहाँ पर है? तो ये एशिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में है। ठीक। हिमालय कहाँ पर है? तो एशिया में कई देशों में फैला हुआ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ठीक। और यह एकांक, इसकी ऊंची चोटी जो है एकांक गुहा है। ठीक। और यह विश्व की सबसे लंबी श्रेणी वाला पर्वत है। और आल्प्स आल्प्स जो कि यूरोप में है और इसकी ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। आल्प्स की ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। एंडीज का क्या है? एकांक गुहा। आल्प्स कहाँ पर है? तो यूरोप में। एंडीज कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद है यूराल, यूराल रूस में है और यह एशिया और यूरोप की सीमा पर है। एशिया और यूरोप की सीमा पर है। कौन? तो रूस। ठीक। ये रूस में है। कौन? तो यूराल। ठीक, यूराल। और इसकी ऊंची चोटी है माउंट नरोदनाया। ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट नरोदनाया। यूराल पर्वत की ऊंची चोटी माउंट नरोदनाया। एटलस, एटलस की ऊंची चोटी माउंट टुबकल। एटलस की जो ऊंची चोटी है माउंट टुबकल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है एटलस। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है और यह माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका की सबसे जो है ऊंची पर्वतमाला, ये रॉकीज है जो कि माउंट एल्बर्ट में है। ठीक, माउंट एल्बर्ट में है। तो ये जितने भी पहाड़ थे ये सभी महाद्वीप के थे, ऊंचे जो सबसे ऊंचे सभी महाद्वीप के ऊंचे पहाड़ थे सभी। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर सवाल है, सवाना किस प्रकार का जलवायु में पाया जाता है? जो सवाना घास का मैदान है वो किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रखिए, भूमध्य रखिए। ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ऑप्शन सी है मरुस्थलीय। ऑप्शन डी है शीतोष्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, तो आप लोग जो जीके जीएस का पोर्शन तो आप लोग का इससे स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है। इसमें एक करंट इसमें ऐड नहीं रहता है। तो करंट के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि 2025 का जो स्पीडी का करंट है पूरे साल का, उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका मैं वीडियो बनवाया हूँ। ठीक। वीडियो बना के मैं प्रोवाइड किया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक। वहाँ पर बनाया हुआ है करंट अफेयर के नाम से। उस उस पर क्लिक करिएगा तो एसपीडी का आप लोगों को दिख जाएगा, एसपीडी का वीडियो, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम मतलब कि जो एसपीडी में है ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें रहता है, तो सारे चीज़ों को पढ़ना मुश्किल होता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं करवाया हूँ। ठीक। तो आप लोग एक बार उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना मतलब बेहतरीन है। करंट अफेयर के लिए आप लोग का मतलब पूरा अच्छा से वो करवाया गया है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा तो करंट अफेयर आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक। तो उस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक। 3 वीडियो है। ठीक, मात्र 3 वीडियो है। आपका उससे लगभग 70 से 80% करंट कवर हो जाएगा, 70 से 80% कवर हो जाएगा। बाकी किसी का 100% कवर नहीं होता, कितना भी पढ़ लो करंट 100% कवर नहीं होता। तो 70-80% का आप लोग का इंतजाम मैंने कर दिया है। ठीक।
अब आएंगे हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देख लेते हैं। ठीक, ये गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सवाना, लानोस, कैंपोस, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना, लानोस और कैंपोस। जो सवाना है ये अफ्रीका में है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा बार, ये सवाना को जब सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाना जो कि अफ्रीका में है और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि सवाना कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। और ये कैसा घास का मैदान है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। और लानोस ये वेनेजुएला में है, ये भी उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद कैंपोस ये भी ब्राज़ील में है, कैंपोस ब्राज़ील में है और उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद शीतोष्ण, ये ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। शीतोष्ण ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, यूएसए और कनाडा में ये है। ठीक, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेयरी, पंपास, स्टेपी, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज, ये सभी कौन है, तो शीतोष्ण। तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, पैम्पोस अर्जेंटीना में है, स्टेपी यूरेशिया में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैटम्बरी न्यूजीलैंड में है और पुस्ताज हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आते हैं। 11 नंबर सवाल है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये तीनों कृष्णा नदी पर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। आइए बांध से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि भागीरथी नदी पर है। ठीक, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। सबसे लंबा हीराकुंड महानदी उड़ीसा। सबसे ऊंचा टिहरी भागीरथी उत्तराखंड। और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो भखरा नागल हो जाएगा। भखरा नागल जो कि सतलज नदी हिमाचल और पंजाब में, हिमाचल और पंजाब में है। सबसे पुराना कल्लनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। कृष्णा नदी पर कौन कौन बांध है? तो नागार्जुन सागर जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, और श्रीशैलम और एक अलमाटी। ठीक, कावेरी नदी पर मैटूर बांध तमिलनाडु में और शिव समुद्र बांध कर्नाटक में है। नर्मदा नदी, सरदार सरोवर गुजरात, इंदिरा सागर एमपी, ये नर्मदा नदी। चिनाब नदी दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, सलाल जो ये सभी झारखंड में, सॉरी झारखंड हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। पेरियार नदी पर इडुक्की केरल, यह एक आर्क बांध है, आर्क ब्रिज इसको कहा जाता है। पेरियार बांध को, सॉरी इडुक्की बांध को आर्क ब्रिज कहा जाता है। चंबल नदी गांधी सागर एमपी में है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध एमपी में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये राजस्थान में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो बांधे हैं उन सारी को देख याद कर लीजिएगा। यही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और बाकी ये सबसे ऊंचा, लंबा, छोटा, ये जो भी है इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा खनिज बॉक्साइट से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज बॉक्साइट से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट किसका है, इसका? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है जस्ता। तो बॉक्साइट किसका है, इसका आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एल्यूमिनियम का। ठीक, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो आइए अभी हम लोग सारे धातुओं का अयस्कों को देख लेते हैं। धातु अयस्क, ठीक, तो लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सीडेराइट। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, क्रोमोलाइट, कोरंडम, ये सभी एल्यूमिनियम का है। उसके बाद है तांबा का कॉपराइट, क्यूपराइट और मेलाकाइट। तांबा का है कॉपर पाइराइट, क्यू पाइराइट और मेलाकाइट। पारा का है सिनेबार, पारा का है सिनेबार। सीसा का है गैलेना, सीसा का है गैलेना। जास्ता का है कैलामाइन जिंक ब्लेड, जास्ता का है कैलामाइन जिंक ब्लेड, जास्ता का कैलामाइन जिंक ब्लेड। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट। सोडियम का रॉक सॉल्ट, बोरेक्स। सोडियम का है रॉक सॉल्ट, बोरेक्स। सोडियम का रॉक सॉल्ट, बोरेक्स। यूरेनियम का पिंच ब्लेड, यूरेनियम का पिंच ब्लेड, यूरेनियम का इसका पिंच ब्लेड। थोरियम का
मोनाजाइट, थोरियम का मोनाजाइट, थोरियम का मोनाजाइट, थोरियम का मोनाजाइट, कैल्शियम का चूना पत्थर, कैल्शियम का चूना पत्थर और जिप्सम, कैल्शियम का चूना पत्थर और जिप्सम, कैल्शियम का चूना पत्थर और जिप्सम। ठीक, चूना पत्थर और जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 13 नंबर सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि विकास, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र विस्तार, ऑप्शन सी है विनिर्माण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है निर्यात प्रतिबंध। तो जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया बोल रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा? सी, विनिर्माण। ठीक, विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना है जो कि एसएससी में पूछा जाता है, उन सारी योजनाओं को हम लोग देख लेते हैं। गरीबी रोजगार, ठीक, गरीबी और रोजगार से संबंधित जो योजना है मनरेगा, ठीक, मनरेगा ये 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, मनरेगा की 2006 में। और यह 100 दिन के गारंटी शुदा रोजगार के लिए था। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ठीक, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार दिया जाता था। और नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। ठीक, नरेगा एक्ट आया था 2005 में और ये शुरू हुआ था 2006 से। ठीक, अत्युदन अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुआ था। और सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज देने हेतु, ठीक, सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो अनाज देने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। मिड डे मील, मिड डे मील योजना जो है ये 1995 में शुरू किया गया था। इसमें स्कूलों के लिए पोषण, स्कूलों में पोषण के लिए शुरू किया गया था, स्कूलों में पोषण के लिए शुरू किया गया था। अब इसका नाम है पीएम पोषण योजना। ठीक, पीएम पोषण योजना। मिड डे मील योजना को अब क्या कर दिया गया है? तो पीएम पोषण योजना। पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना। इसमें जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए जाते थे। ठीक, जीरो बैलेंस के खाते। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। और यह असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन की व्यवस्था इसमें किया गया था, असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन की। पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना में की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को। इसमें छोटे व्यापार हेतु लोन का प्रावधान कराना, छोटे व्यापारों हेतु लोन का प्रावधान कराना। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जनवरी 2015 को, 12 जनवरी 2015 को, लिंगानुपात को सुधारने के लिए। ठीक, और ये हरियाणा से शुरू किया गया था। लिंगानुपात को सुधारने के लिए कहाँ से? तो हरियाणा से शुरू किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 2015 को। डेट इसमें आप लोग याद रखिएगा, डेट पूछता है, अधिकांश डेट पूछता है कि पीएम मुद्रा योजना कब शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत से संबंधित था ये सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर 2014 में पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करने के लिए शुरू किया गया था, पूरे भारत में खुले में शौच मुक्त करने के लिए। पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन इसमें करवाया गया था, गरीब परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन का व्यवस्था किया गया था पीएम उज्ज्वला योजना के तहत। 1 मई 2016 को शुरू किया गया था पीएम उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। ठीक, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। इसमें भारत को वैश्विक निर्माण का हब बनाना। ठीक, भारत में वैश्विक निर्माण का हब बनाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है आईएमएफ, ऑप्शन सी है यूएनडीपी और ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक जो है ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो आइए अब हम लोग कुछ संस्था देख लेते हैं और कहाँ पर उसका मुख्यालय और क्या जारी करता है। जैसे विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी कि अमेरिका में। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो ग्लोबल इकोनॉमिक से संबंधित ये संस्था है। ठीक, क्या है ये? तो विश्व बैंक
वाशिंगटन डीसी और यूएसए में इसका मुख्यालय है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, इसका वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, ठीक, यूएसए में वाशिंगटन डीसी। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी करता है। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी और डब्ल्यूएचओ जिनेवा स्विट्जरलैंड। और यह वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी करता है, ठीक। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। देख रहे हैं डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ दोनों का जिनेवा में है। डब्ल्यूईएफ इसका भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। वाह भाई, तो डब्ल्यू वाला आप लोग ज़्यादातर डब्ल्यू वाला कहाँ पर है, तो ये यहीं पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो विश्व व्यापार संगठन है ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है। और WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप ये जारी करता है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी जारी करता है। उसके बाद है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए में, ठीक, अमेरिका यानी कि यूएसए में। और मानव विकास सूचकांक ये HDI जारी करता है, ठीक, कौन, तो संयुक्त राष्ट्र विकास संघ, जैसा कि था क्वेश्चन में। UNEP, UNEP यानी कि यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, केन्या, नैरोबी केन्या में है, नैरोबी केन्या, ठीक। आप लोग इन सारी संस्था का ये मुख्यालय सबका ध्यान रखना है, ठीक, मुख्यालय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और ये एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक भी जारी करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करता है। उसके बाद है यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए, यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए, यूनिसेफ न्यूयॉर्क यूएसए। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक। FAO खाद्य कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली, रोम इटली। ICG अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ICG अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड। ADB एशियाई विकास बैंक, ADB एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ADB एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस। 15 नंबर सवाल है, भारत में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किसमें है, भारत में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किसमें है। ऑप्शन ए है GDP में, ऑप्शन बी है निर्यात में, ऑप्शन सी है रोजगार में, और ऑप्शन डी है कर राजस्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक। तो भारत में कृषि क्षेत्र में काफ़ी रोजगार है, ठीक, कृषि क्षेत्र में काफ़ी रोजगार यानी कि काफ़ी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, भारत में काफ़ी लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे संबंधित सारी हाँ, तो हम लोग क्षेत्र जो कि भारत में क्षेत्र का डिवीजन किया गया है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र ये किस क्षेत्र को कहा गया है, तो इस कृषि से संबंधित सारी चीज़ों को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। जैसे कि कृषि प्राकृतिक से सीधा जुड़ा, ठीक, जो चीज़ें प्राकृतिक से प्राप्त होती है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, ठीक। जैसे कि कृषि, खनन, खनन भी प्राकृतिक से प्राप्त होती है, मछली पालन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जो कि इसमें क्या आता है कि जो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करते हैं प्रकृति से, तो उसका उससे जो भी वस्तु बनाया जाता है उसका यानी कि विनिर्माण होता है, तो उसको द्वितीय क्षेत्र के अंदर अंतर्गत रखा गया है। यानी कि कच्चे माल से वस्तु बनाना, ठीक, कच्चे माल से वस्तु बनाना, ठीक। जैसे कि कारखाने, निर्माण, बिजली, ये सभी क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र है। ये सभी क्या है, तो द्वितीय क्षेत्र है। और इसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र क्या है,
कि ये सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र से, यानी कि अब जैसे कि कोई भी सामान हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में जो सामान प्राकृतिक से हमें जो मिला, यानी कि जो भी कृषि से हम लोग प्राप्त किए, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र में उसका निर्माण किए, और तृतीय क्षेत्र में क्या करना है कि उसके लोगों तक पहुँचाना है। तो यानी कि सेवा देना है, लोगों को सेवा देना है। तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तृतीय क्षेत्र, ठीक। तो इसको सीधा याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि बैंकिंग में भी क्या करता है कि जो वहाँ पर के जाते हैं जितने भी एम्प्लॉय है, जनता को सर्विस देता है। शिक्षा भी क्या है कि सेवा क्षेत्र में। पर्यटन भी सेवा क्षेत्र में। अस्पताल, व्यापार, इन सारी चीज़ों को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जीडीपी तृतीय क्षेत्र से आते हैं। भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो तृतीय क्षेत्र से आता है। और सबसे ज़्यादा नौकरियाँ प्राथमिक क्षेत्र में है, ठीक। सबसे ज़्यादा नौकरियाँ, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र से। खनन भी यह प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सा है, जैसा कि पढ़े हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर सवाल है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपचयन, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है उदासीनीकरण। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण, ठीक। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए इनसे से जुड़े सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, ठीक, इसको बताते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या है ना कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, ठीक। ऑक्सीकरण क्या होता है कि दोनों साथ साथ होता है। इसमें क्या होता है कि O2, ऑक्सीकरण में O2 का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, O2 का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। O2 यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये ऑक्सीकरण इसको कहा जाता है। और जैसे कि जंग का लगना। और अपचयन में क्या होता है, तो इसमें O2 निकलता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब O2 निकलेगा तो किसी में जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर O2 निकल भी रहा है और जुड़ भी रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अपचयन और उपचयन को रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग क्रिया हो गए, लेकिन दोनों साथ साथ होता है। एक में क्या होता है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, एक में क्या होता है कि मिलता है। तो दोनों क्रिया साथ साथ हो रहा है, तो इसको दोनों साथ जब हो रहा है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और लोहे पे जंग लगना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। या किण्वन भी इसको कहा गया है, किण्वन, ठीक। किण्वन विधि द्वारा दूध से दही बनता है। उत्प्रेरक जो होता है, ये अभिक्रिया को गति को बढ़ा देता है, ठीक। जो उत्प्रेरक होता है, ये क्या करता है कि अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, उसमें अगर उत्प्रेरक का यूज करेंगे, उसी अभिक्रिया को गति को बढ़ा देगा। और इसकी खोज कौन किया था, तो बर्जीलियस ने। इसकी खोज बर्जीलियस ने किया था। उसके बाद है, चिप के पैकेट में गैस यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन से भरी जाती है। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप के जो पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। यानी कि अगर वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो चिप क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक। बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा, ठीक। लेकिन चिप का पैकेट यानी कि चिप को इधर से उधर भेजना होता है, काफ़ी दिनों तक रह जाता है। तो इसको खराब ना होने के लिए, क्योंकि ऑक्सीकरण जब होगा तो चिप्स खराब हो जाएंगी, तो उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इस वजह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। अब हम लोग जानेंगे अभिक्रिया के कुछ प्रकार, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाता है। दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक, यानी कि इसमें क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक। दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाता है, जैसे कि कोयला का जलना, ये भी संयोजन का उदाहरण है। संयोजन का उदाहरण है कोयला का जलना। वियोजन में क्या होता है कि टूटना। एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्व में टूटते हैं, ठीक। एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्व में टूटते हैं, इसका कहा गया है तो वियोजन। वियोजन, ठीक। यानी कि जुड़ रहा है तो संयोजन की अभिक्रिया हो रहा है, टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण, पानी में विद्युत अपघटन। पानी का विद्युत अपघटन क्या है, तो वियोजन का उदाहरण है। विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, तो ताकतवर तत्व कमजोर को हटाना। यानी कि क्या होता है कि जब देखिए यहाँ पर Fe और CuSO4 में
अभिक्रिया करवाया जा रहा है, ठीक। तो इसमें जो ताकतवर तत्व होगा कमजोर तत्व को हटा देगा। जैसे कि ये जो Fe है ये Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक। Fe जो है ये Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा कि Cu को हटा देगा, ठीक। तो Cu हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu को साइड कर दिया और ये उसके जगह ले लिया, ठीक। तो इसमें जो ज़्यादा क्रियाशील होता है और जो कम क्रियाशील होता है तत्व उसको हटा देता है, ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व उसके स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ से Cu को हटा दिया, Fe इसके स्थान पर आ गया क्योंकि इससे ज़्यादा Cu से Fe ज़्यादा क्रियाशील है। तो विस्थापन और वियोजन और संयोजन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और उदासीनीकरण में क्या होता है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, ठीक। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक, लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 17 नंबर सवाल है, पाचन की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होती है? पाचन की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होती है? पाचन की प्रक्रिया का आरंभ ऑप्शन ए है अमाशय से, ऑप्शन बी है छोटी आंत से, ऑप्शन सी है मुख से, ऑप्शन डी है ग्रसिका से। तो पाचन प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से, ठीक। जैसे ही हम लोग कोई कुछ खा रहे हैं तो मुंह में डालेंगे, वहीं से पाचन की क्रिया समाप्त होती है, सॉरी समाप्त बोल रहे हैं, स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जो हम लोग का मुंह है वहां से एक एंजाइम निकलता है, टाइलिन एंजाइम, लार द्वारा, ठीक। लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम, वो जो कि वहीं से पाचन स्टार्ट कर देता है। जो कि हम लोग का जो फूड में अगर स्टार्च रहेगा तो टाइलिन एंजाइम उसको पचाने का काम वहीं से स्टार्ट कर देगा, मुख से ही। मुख से ही टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि पचाने का कार्य शुरू कर देता है। और टाइलिन एंजाइम कहाँ पर आता है? तो लार में। तो लार क्या टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि वो स्टार्च का पाचन करता है। तो जाहिर सी बात है यहीं से पाचन शुरू होगा। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो मुख से लार निकलता है जिसमें कि टाइलिन एंजाइम होता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद अमाशय, अमाशय प्रोटीन का पाचन करता है, अमाशय प्रोटीन का पाचन करता है। उसमें पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ठीक। अमाशय से पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसका लीवर, लीवर पित्त रस, यह पित्त रस का स्राव करता है। लीवर पित्त रस का स्राव करता है जो कि वसा या फैट का पाचन करता है, ठीक। वसा या फैट का पाचन करता है कौन? तो पित्त रस। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो यकृत है। अग्नाशय ये पूर्ण पाचक रस का स्राव करता है। और यह एंजाइम की बात करें तो ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम को एंजाइम कहाँ से आते हैं? तो अग्नाशय में, ठीक। ये ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज भी अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है, ठीक। लाइपेज वसा का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और छोटी आंत, छोटी आंत में पूर्ण पाचक और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जब पूर्ण पाचन पूर्ण हो जाता है तो इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक, छोटी आंत में। और बड़ी आंत केवल पानी का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है? तो केवल पानी का अवशोषण करता है, ठीक। बड़ी आंत केवल पानी का अवशोषण करता है। तो इस हिसाब से पाचन शुरू होता है मुख से और पूर्ण कहाँ पर हो जाता है? तो छोटी आंत में ही हो जाता है। पाचन का क्रिया छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म, छोटी आंत में खत्म। उसके बाद बिना एंजाइम वाला पाचक रस, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन है? तो ये पीत रस, इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है फिर भी ये पाचक रस है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध को पचाने वाला एंजाइम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? रेनिन, ठीक, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 18 नंबर सवाल है, कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन है? पादप हार्मोन की बात कर रहा है। तो पादप हार्मोन आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक, साइटोकाइनिन। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है कि पौधों को वृद्धि करने में मदद करता है। पौधे में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है कौन? तो ऑक्सिन। और जिब्रेलिन क्या है? पौधा लंबा होगा या छोटा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो जिब्रेलिन, ठीक। ये पौधे का चारों जो है ये पादप हार्मोन है। तो ऑक्सिन पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेवार है और जिब्रेलिन पौधा छोटा होगा या बड़ा इसके लिए जिम्मेवार है। और साइटोकिनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार है, ठीक। साइटोकिनिन द्वारा पादप में कोशिका विभाजन होता है। और एथिलीन ये फलों को पकाने के लिए पकाने वाला ये हार्मोन है, ठीक। पौधों को पकाने वाला हार्मोन ये है कौन है? एथिलीन। तो आइए और इसमें कुछ है तो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया ऑक्सिन क्या होता है?
तने की लंबाई बढ़ाना और जड़ें जमाना आदि से संबंधित है, यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए ये जिम्मेवार है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन पौधा बौने पौधे को लंबा करना और बीज अंकुरण में ये सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन। ठीक, जिब्रेलिन। जड़ें जमाना ऑक्सिन, तने की लंबाई बढ़ाना ऑक्सिन, ठीक है। और जिब्रेलिन बौने पौधे को लंबा करना और बीज की अंकुरण करना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ठीक। साइटोकाइनिन और बुढ़ापा से रोकना, यानी कि कोई भी जैसे पेड़ पौधे में पत्तियां सूखते हैं अपरूप, अगर ये कोशिका विभाजन रुक जाता है तो क्या होता है कि पौधे की पत्तियां और उसके तना क्या होता है कि सूखने लगता है। और वृद्धि को रोकने के लिए एथिलीन, वृद्धि को रोकने यानी कि फलों को पकाना, फलों को जो पेड़ पर प्रकृति रूप से फल पकते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो एथिलीन। एथिलीन, और यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है, पौधा में एकमात्र गैसीय हार्मोन है। और एक होता है एस्बिसिक एसिड, ठीक। एस्बिसिक एसिड होता है, पौधा में एक एस्बिसिक एसिड होता है जो कि वृद्धि को रोकता है और पत्तियां गिराता है। पत्तियां गिराने और वृद्धि को रोकने के लिए ये जिम्मेवार है। एब्सिसिक एसिड, ठीक। तो ये पौधे के हार्मोन से संबंधित सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको आप लोग बस पौधे के हार्मोन से यहीं से सवाल बनते हैं। तो अगर आप लोग इन तीनों को समझ गए, और ये चौथा जो कि पौधा फल पकाने वाला है, और ये वृद्धि को रोकना और पत्तियां गिराने से संबंधित है, ठीक। साइटोकाइनिन क्या है कि बुढ़ापा क्यों होता है? जिसमें ये हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा कि कोशिका विभाजन नहीं होगा और पौधे की पत्तियां जो है कि झड़ने लगेंगे, सूखने लगेंगे। 19 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। ओजोन किस धातु का अपरूप है? ओजोन किस धातु का अपरूप है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, और ऑप्शन डी है सल्फर। तो अपरूप ओजोन इस जो अपरूप है ये कार्बन का है, ठीक। तो कार्बन के बहुत सारे अपरूप है, ठीक, जिससे कि सवाल बनते हैं, ठीक। कार्बन के बहुत सारे अपरूप है जिससे सवाल बनते हैं, उन सारे को देखते हैं अभी हम लोग। तो कार्बन के अपरूप, ये सभी कार्बन का अपरूप है। एक क्रिस्टलीय होते हैं जिसका कि निश्चित संरचना होता है, ठीक। जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसका निश्चित संरचना होता है। तो कौन कौन है? हीरा, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन और ग्राफीन, ये सभी क्रिस्टलीय प्रकार की है। तो हीरा सबसे कठोर और विद्युत का कुचालक और चतुष्फलकीय होता है। हीरा सबसे कठोर, विद्युत का कुचालक और चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है और ये षटकोणीय होता है। फ्लोरीन जिसका कि C60 होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो C60। यह फुटबॉल जैसी इसकी आकृति होती है, इसे बॉकी बॉल भी कहा जाता है, और इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्राफीन, यह कार्बन की 2D एकल परत है, 2D, ठीक, ध्यान रखिएगा, 2D एकल परत है, और यह भविष्य का पदार्थ इसको कहा गया है, भविष्य का पदार्थ। अब अक्रिस्टलीय कौन कौन है? जिसका कि कोई निश्चित संरचना नहीं होता है, ठीक। जिसका निश्चित कोई संरचना नहीं होता है, जैसे कोयला, कोयला, कोक, चारकोल, ये भी सभी कार्बन के अपरूप है, ठीक। तो क्रिस्टलीय जो होता है उसका एक फिक्स संरचना होता है, ठीक, फिक्स संरचना होता है। और अक्रिस्टलीय में इसका फिक्स संरचना नहीं होता है, जैसे कोयला, कोयला का आप कोई सूत्र पता है? कोयला का, कोक का कोई सूत्र होता है, चारकोल का कोई सूत्र नहीं होता है, ठीक। तो एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला और बिटुमिनस, उसके बाद और लिग्नाइट और पीट सबसे बेकार कोयला है, पीट सबसे बेकार और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, ठीक। यही क्वेश्चन बनता है, कोयला से सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट और सबसे बेकार पीट, और कोयला किसका अपरूप है? तो कार्बन का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है कोची। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का गहरा बंदरगाह हो जाएगा। तो आइए बंदरगाह से संबंधित सभी बंदरगाहों को देख लेते हैं, जो कि भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो कि पश्चिमी तट में 6 हैं, ठीक। पश्चिमी तट में 6 हैं, पश्चिमी तट में 6 बंदरगाह हैं, कौन कौन? तो कांडला, जिसे कि दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है, कांडला। और ये गुजरात का जवारीय बंदरगाह है, ठीक। कांडला गुजरात में जवारीय बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। मुर्मुगांव गोवा में है, लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है।
मुर्मुगांव जो कि गोवा में है, लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। न्यू मंगलोर कर्नाटक, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है और गेटवे ऑफ कर्नाटक कहलाता है ये। जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है इसे गेटवे ऑफ कर्नाटक कहा जाता है। कोचिन बंदरगाह केरल वेवनाड झील पर स्थित है। कोचिन बंदरगाह केरल के वेवनाड झील पर स्थित है। कोचिन केरल वेवनाड झील। उसके बाद है पूर्वी तट। पूर्वी तट में भी 6 बंदरगाह हैं। कोलकाता, कोलकाता जो कि हल्दिया में है, कोलकाता हल्दिया में है और यह पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, ये कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह, इसको कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह मात्र एक नदीय बंदरगाह है, एकमात्र नदीय बंदरगाह है। प्रायद्वीप उड़ीसा में है और प्राकृतिक बंदरगाह है। लौह अयस्क यहाँ से निर्यात होता है। प्रायद्वीप उड़ीसा में है, प्रायद्वीप उड़ीसा में है, प्राकृतिक बंदरगाह है, लौह अयस्क यहाँ पर निर्यात होता है। विशाखापट्टनम, यह सबसे गहरा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापट्टनम हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश में है। एन्नौर या कामराजर, कामराजर एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और यह पहला कारपोरेट बंदरगाह है। पहला कारपोरेट बंदरगाह है कौन? तो एन्नौर तमिलनाडु का। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक, ये कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना। ठीक, कृत्रिम बंदरगाह। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, दक्षिणी छोर, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह कौन हो जाएगा? तूतीकोरिन, जो कि तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु। ठीक, उसके बाद है 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एवं निकोबार में स्थित है और यह 2010 में 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित हुआ था। ठीक, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जाहिर सी बात है आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का आप लोगों का रिवीजन हो गया। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना आप लोगों को करना है, बाकी और चीज़ें हम करेंगे। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।